नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। माहिर का घर। सभी बैठे बातें कर रहे थे कि तभी माहिर के घर की डोरबेल बजी। पुष्पा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी। पुष्पा जी ने उन्हें अंदर आने को कहा। ब्रिजेश जी आइए। इंस्पेक्टर साहब कहिए कैसे आना हुआ आपका। पुलिस। मिस्टर माहिर, यू आर अंडर अरेस्ट। सभी एकदम से शॉक्ड हो गए। पुष्पा जी रोते हुए, लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है हमारे बच्चे ने। पुलिस। इनके खिलाफ कंप्लेन की गई है अपनी वाइफ मिसेस प्रिशा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए। अशोक जी अचंभे से, व्हाट, सुसाइड। ब्रिजेश जी, लेकिन कंप्लेन किसने की है इंस्पेक्टर, और क्यों। वो तो पैर फिसलने से गिरी है ना। नकुल, अदिति और प्रशांत तीनों ने एक साथ कहा, कंप्लेन हमने की है। पुलिस। ऐसा आपको लगता है, लेकिन हमें नहीं मिस्टर खुराना। अशोक जी, ये क्या बेहुदा मजाक है। अदिति, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। अदिति जी पापा, मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ और क्या कर रही हूँ। प्रिशा का पैर फिसलने वाली बात इन्होंने झूठ कही, जबकि सच तो यह है कि इंस्पेक्टर साहब ने खुद वहाँ जाकर बालकनी में चेक किया था। वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर पैर रखने से प्रिशा का पैर स्लिप हुआ हो और वह नीचे गिर गई। नकुल। हाँ पापा, और यहाँ के लोग ने कहा कि उन्हें धक्का दिया है किसी ने, लेकिन उस बात पर तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर इतना ज़रूर है कि दीदी को अगर धक्का नहीं दिया तो वो पैर फिसलने से भी नहीं गिरी। अशोक जी, लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। अदिति। पापा, आप तो जानते हैं ना प्रिशा के नेचर के बारे में। वो छोटी बातों को कभी दिल से नहीं लगाती। कुछ होता है उसके साथ तभी वो सोचती है ज़्यादा, लेकिन माहिर ने उसे मजबूर किया है ऐसा कदम उठाने को। गायत्री जी हैरानी और गुस्से से, ऐसा कदम मतलब, कहना क्या चाहती हो अदिति। अदिति रोते हुए, मम्मा मुझे लगता है प्रिशा ने सुसाइड किया है। और वो इस माहिर की तरफ उंगली करते हुए, इंसान की वजह से इन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे बहुत। प्रिशा ने बताया है मुझे। कभी कभी तो वो बहुत परेशान भी रहती थी माहिर की वजह से। पुष्पा जी गुस्से में अदिति के पास आई और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की। खुद से तो अपनी पागल बहन संभली नहीं गई, आई है मेरे ही बेटे को बदनाम करने। नकुल गुस्से में बोला, आंटी प्लीज़, मेरी दी कोई पागल नहीं थी, उन्हें बस डिप्रेशन था पहले, और वो पूरी तरह से उस डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी, इसलिए उन्हें पागल पागल कहना बंद कर दीजिए आप। पुलिस उन्हें बीच में रोकते हुए कहने लगी, आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप बाद में करते रहिए, अभी हमें मिस्टर माहिर के अरेस्ट करना होगा। चलिए माहिर, आप हमारे साथ। ये सब देखकर माहिर का दिल भर आया। वह रोते हुए बिना अपनी सफाई दिए पुलिस के साथ चला गया, क्योंकि शायद वह समझ गया कि अब उसकी बातों का कोई नहीं सुनने वाला। पुलिस माहिर को हाथों में हथकड़ियाँ पहनाए अपने साथ ले गया, और कुछ लोग बालकनी में से ही हैरानी से देख रहे थे। माहिर ने जाने के बाद नकुल मीशा को अपने साथ लेकर जाने की बात करने लगा। पुष्पा जी जोर से रोते हुए बोली, पहले तो मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया और अब मेरी परी को भी मुझसे छीन रहे हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, किस बात का बदला ले रहे हो तुम हमसे नकुल बेटा। नकुल उनको बिठाकर उनके कदमों में बैठते हुए कहने लगा, आई एम सो सॉरी आंटी, लेकिन मैंने भी मेरी दी खोया है, और अगर सच में जीजू उसके जिम्मेदार हैं तो मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। पुलिस अब अपने आप सारा सच पता लगा लेगी। मीसा को आप लोग नहीं संभाल पाओगे, इसलिए इसे मैं अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। ये मेरे साथ कंफर्टेबल भी रहती है, और वहाँ इसका मन भी लग जाएगा। नकुल ने सोती हुई मीसा को गोद में उठाया और अपने पापा से चलने के लिए कहने लगा। सबने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से आ गए। नकुल ने बेबी
को गायत्री जी की गोद में दिया और खुद ड्राइव करने लगा। अदिति, प्रशांत और महेश जी एक गाड़ी में थे। नकुल, गायत्री जी और अशोक जी दूसरे गाड़ी में। अदिति ने उन्हें आज खुद के घर रुकने को कहा तो सभी मान गए और अदिति के घर ही ठहर गए। घर पहुंचकर महेश जी ने अदिति, प्रशांत और नकुल तीनों को डांटा। ये क्या किया है तुम लोगों ने? कोई आइडिया भी है यहाँ, या जो मन में आया बस कर दिया? इतने बड़े हो गए हो कि घर के बड़ों से सलाह लेना भी ज़रूरी नहीं समझा न तुम लोगों ने? हम सब थे न वहाँ, तो क्यों नहीं बताया हमें इसके बारे में? बोलो, जवाब दो मुझे। अदिति, पापा जी, हम जानते थे आप लोग कभी हमारी इस डिसीजन को एग्री नहीं करेंगे, बस इसलिए हम लोगों ने इस बारे में किसी को बताया नहीं। नज़रें नीचे करते हुए, महेश जी, आप जानते हैं ना बेटा, हमने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, आप पर नाज था हमें, लेकिन आज आपने भी हमें डिसपॉइंट किया है। महेश जी के मुंह से ये बात सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने रूम में चली आई और आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद प्रशांत रूम में आया और उन्हें अदिति को इतनी जल्दी और गहरी नींद में सोते देख तो उसे अजीब लगा। वह अदिति के पास गया और उन्हें आवाज़ देते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो वह हैरान रह गया। अदिति का बदन बुखार से बुरी तरह से तप रहा था। प्रशांत ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और सबको अदिति की हालत के बारे में बताया। वह खुद उसके पास बैठकर ठंडे पानी से की पट्टी उसके सिर पर रखने लगा। कुछ समय बाद जब डॉक्टर आए तो उन्होंने अदिति का चेकअप किया और बोले, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, उसी की वजह से इन्हें तेज़ बुखार है। आप लोग इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए ताकि ये सदमे से बाहर आ सकें। प्रशांत ने हाँ में सिर हिलाया। जी डॉक्टर कहकर। वैसे हुआ क्या है इन्हें? किस बात का सदमा लगा है इन्हें? डॉक्टर ने पूछा। प्रसाद ने उन्हें अदिति की बहन के मौत के बारे में बताया। डॉक्टर उन्हें अदिति का ध्यान रखने का कहकर चले गए। पुलिस स्टेशन। पुलिस ने माहिर को जेल में डाल दिया और वहीं उसे खाना दे दिया। माहिर यूं ही एक जगह लेटा रहा, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही कुछ बोला। अगले दिन पुलिस पूछताछ के लिए उसे इंट्रोगेशन रूम में ले गई। पुलिस तो बताई, माहिर ने क्यों मारा आपने अपनी वाइफ को? माहिर, सर मैं क्यों मारूंगा अपनी वाइफ को, मैं तो बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से। पुलिस, अच्छा तो जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे उस वक्त? माहिर, सर मैंने आपको पहले ही भी बताया था ना कि मैं अपने रूम में था अपनी मम्मी के साथ। पुलिस, जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि आप हॉल में बैठे थे। माहिर, हॉल रूम पता नहीं ठीक से याद नहीं, पर शायद रूम में था। पुलिस ने उसकी बात मानते हुए पूछा कि आपकी वाइफ को किस बात का डिप्रेशन था? वह डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों लेती थी? माहिर इन सवालों पर चुप्पी साधे बैठा रहा। पुलिस ने दोबारा उससे पूछा तो माहिर ने इस बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, उसे शादी से पहले ही डिप्रेशन था सर। शादी से पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी एक बार, और अब फिर से। इतना कहकर माहिर रोने लगा। पुलिस, लेकिन उसकी बहन ने तो कहा कि वो एकदम ठीक हो गई थी शादी से पहले। माहिर, सर इतना तो आप भी जानते होंगे कि एक डिप्रेशन की पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकती। उस इंसान की आदत होती है छोटी छोटी बातों को सोचने की, हर बात का इशू बनाने की, सबसे बातें छुपाने की। ऐसे ही कुछ प्रिशा के साथ भी था। ऐसा ही कुछ प्रिशा के साथ भी था। बेशक वो उस वक्त डिप्रेशन से बाहर आ गई थी, लेकिन उसे फिर से एंग्जाइटी होने लगी थी और इसलिए हम डॉक्टर के पास भी गए। पुलिस, तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतनी एंजाइटी बढ़ने लगी कि उन्हें एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ा? माहिर, एक्चुअली हम दोनों में कभी कभी जिद बहस हो जाती थी छोटी छोटी बातों को लेके। वो शायद ओवर थिंक करती होगी, इसलिए उसे डिप्रेशन हुआ होगा।
लड़ाई झगड़े सभी कपल में होते हैं और हम दोनों में भी होते थे कभी कभी। मैं तो बातों को भूल जाता, लेकिन शायद वो मन में रखती होती कुछ और, इसलिए डिप्रेशन में आकर। पुलिस, कौन से डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा था? हमें डिटेल दो उनकी। माही ने उन्हें उस डॉक्टर का नाम बता दिया जिसके पास प्रिसा के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर को प्रिसा की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर डॉक्टर काफ़ी शॉक्ड थे। पुलिस ने उनसे प्रिसा के मेंटल स्टेटस के बारे में पता किया तो उन्हें पता लगा कि प्रिसा को वाकई में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था और इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें कुछ पिल्स और मेडिटेशन भी बताए थे। बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें मेडिटेशन का समय नहीं मिलता था, लेकिन दवाइयाँ वो हमेशा समय पर लेती थी। पुलिस ने नकुल और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए आने को कहा। अशोक जी उनके साथ नहीं आए, वो घर पर ही मीशा के पास रुक गए। नकुल और गायत्री जी को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया गया। पुलिस ने उनसे सबसे पहले प्रिसा के डिप्रेशन के बारे में पूछा कि क्या वो इस बारे में पहले से जानते थे, तो नकुल ने कहा, नहीं सर, पहले था दीदी को काफ़ी डिप्रेशन, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उन्हें दोबारा एंजाइटी होने लगी। इस बारे में तो हमें कुछ जानते ही नहीं थे। दीदी या जीजू ने कभी इस बारे में हमें बताया ही नहीं। गायत्री जी रोते हुए कहने लगी, इतनी परेशान थी, लेकिन उसने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया, कभी भी नहीं। पुलिस उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, शांत हो जाइए आप, लीजिए पानी पीजिए। नकुल, तुम बताओ, प्रिसा को शादी से पहले डिप्रेशन किस बात का था? यह सवाल सुनकर गायत्री जी जोर से रो पड़ी। वह खुद को कोसते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ साहब, क्यों उसे डिप्रेशन हुआ, मैं सब बताती हूँ आपको। नकुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अपने आंसू पोंछ लिए। वह रखा पानी एक ही सांस में सारा ख़त्म कर दिया। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं ही वो बदनसीब माँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, जिसकी वजह से उसकी बच्ची को डिप्रेशन हुआ था। प्रिसा शुरू से ही कम बोलने वाली लड़की थी। नकुल और अदिति तो जिद करके अपनी बातें मनवा लिया करते थे और मैं उनकी फरमाइशें पूरी कर देती थी, लेकिन कभी इन्हें वो कभी महसूस नहीं हुआ जो प्रिसा को होती थी। दरअसल मैं बातों में बहुत शौकीन हूँ और पड़ोसी की औरतों के साथ हमेशा बातों में ही मशगूल रहा करती हूँ। मुझे घर से ज़्यादा दुनिया वालों से मतलब होता था। बातों की वजह से मैं इन बच्चों को भी अनदेखा कर देती थी। अदिति जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो बाहर पढ़ने चली गई और वह हमेशा बाहर ही रही पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन प्रिसा बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, इसलिए वह 2 साल में ही वापस आ गई। वह कभी कुछ मांगती नहीं, कहती नहीं, तो हमें हमेशा बस उसे अनदेखा ही करती रही। मैंने सोच ही नहीं पाई मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। घर होकर भी इतना अकेलापन महसूस करती थी। उसे लगने लगा कि उसकी माँ को उससे या उसके भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ उनकी बातें ही सब कुछ हैं। वो प्यार और अकेलेपन के लिए तरसती रही और मैं अपने बच्चे के उस अकेलेपन को देख नहीं पाई। फिर एक दिन इंस्पेक्टर उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे। उन्होंने पूछा, फिर एक दिन क्या हुआ था उन्हें? गायत्री जी रोते हुए आगे कहने लगी, एक दिन नकुल के दोनों हाथ जल गए थे ऊपर तक। प्रिसा खुद इसे डॉक्टर के पास ले गई। प्रिसा को उसकी देखभाल करते देख मैंने सोचा, ये कर तो रही है नकुल का काम, फिर मेरी क्या ज़रूरत। मैं वहीं अपने सहेलियों के साथ लगी रही और प्रिसा ही नकुल को नहलाना, खिलाना, पिलाना, ड्रेसिंग करना, दवा देना, सब कुछ वही करने लगी। वह नकुल के लिए बड़ी बहन से नहीं बल्कि उसकी माँ से भी बढ़कर थी। प्रिसा इस बात से मन घुटने लगी कि उसकी मम्मी के लिए तो उसके बच्चे चाहे जिए या मरे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह फफक कर रो पड़ी। उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको ये सब कैसे
और कब पता चला कि वो डिप्रेशन में है। गायत्री जी खुद को संभालते हुए कहने लगी, प्रिसा काम करते करते एक दिन अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। नकुल और इसके पापा उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। 5 घंटे तक प्रिसा को होश नहीं आया तो डॉक्टर ने उसके कुछ ब्रेन टेस्ट किए, लेकिन उसकी रिपोर्ट सभी नॉर्मल ही लगी उन्हें। तब डॉक्टर ने प्रिसा के होश में आने पर उनसे बात की और उन्होंने बताया कि प्रिसा को डिप्रेशन है, लेकिन प्रिसा के मन में क्या बातें चल रही हैं जिससे वो परेशान थी, वो उनसे डॉक्टर को नहीं बताया। पुलिस, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि प्रिसा को किस बात का डिप्रेशन है? इस बार गायत्री जी की जगह नकुल ने जवाब दिया। नकुल, अदिति दीदी की शादी हो चुकी थी तब तक। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग थी। प्रिसा दी ने घर में सबसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह अपने ही में खोई खोई से रहने लगी। अदिति दीदी को जब प्रिसा दी की मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने सास ससुर से प्रिसा दी को वहाँ बुलाने की इजाज़त ली और अंकल ने उन्हें परमिशन दे दी। प्रिसा दी अदिति दी के यहाँ चली गई रहने के लिए, ताकि उनके लिए माहौल बदले, कुछ नया हो, वो खुश रहें तो उनकी हालत भी सुधार हो सके। दीदी जब वहाँ रही कुछ दिन तो उनके सास ससुर के प्यार और केयर की वजह से दीदी की तबीयत ठीक रहने लगी। वहाँ हंसने मुस्कुराने लगी फिर से। इतना कहकर नकुल का गला भर आया। गायत्री जी रोते हुए कहने लगी, जो काम एक माँ होने के नाते मुझे करना चाहिए था, वो काम उन्होंने महेश जी और शारदा जी ने किया। उन्होंने ही उसे संभाला और प्रिसा ने उन्हें ही अपने दिल की बात कही। उन लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उन्होंने मेरी बच्ची को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसे बहुत प्यार किया। गायत्री जी इतना कहकर नकुल के गले लगाकर रोने लगी। नकुल ने उन्हें चुप कराया। पुलिस ने गायत्री जी से कहा, काश जो ये आंसू आज आप बहा रही हैं, पहले कभी अपने बच्चों को समझाया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर प्रिसा ने सुसाइड भी किया है तो उसकी वजह कहीं न कहीं आप भी हैं। सुनने में शायद आपको ये अच्छा न लगे, पर यही सच है। जिस कच्ची उम्र में बच्चों का मन नाजुक होता है, उस वक्त आपने उसे ममता की छाँव से दूर रखकर उसके मन में अकेलेपन का बीज बो दिया। नकुल ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, सर प्लीज़ मेरी बहन की मौत की असली वजह का पता ज़रूर कीजिएगा। नकुल और गायत्री जी हाथ जोड़कर वहाँ से आ गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।